हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। मैं अनित कुमार आज फिर आपके सामने सोसाइटी का लेक्चर फोर्थ लेकर आया हूँ। यानी कि सोसाइटी का फोर्थ लेक्चर मैं थर्ड लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके बाद लेकर आए हैं। तो यानी कि जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा वो यानी कि जहाँ पर हमने टॉपिक को अपने समाप्त किया था लास्ट क्लास में, वहीं से हम आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे पढ़ते जाएंगे। तो अपनी कॉपी और पेन निकालिएगा और साथ में अपना सिनॉप्सिस बनाते चलिएगा। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको। लास्ट टाइम एक बार रिव्यू पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट टाइम हमने जाति व्यवस्था के संदर्भ में किस किस स्तर पर क्या कैसे अंतर संबंध है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ाया था कि शादी के स्तर पर जाति व्यवस्था किस तरीके से अपना अंतर संबंध रखती है। वहीं फिर सेकंड हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको कि यानी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जाति व्यवस्था उसके साथ कैसे अंतर संबंध है और आरक्षण का मुद्दा किस लक्ष्य से लेकर आया गया था और उसने भी किस तरीके से जाति व्यवस्था को और मजबूत किया है। वहीं थर्ड पॉइंट हमने आपको पढ़ाया जनगणना के स्तर पर जाति व्यवस्था का अंतर संबंध क्या है। यानी कि हमने देखा है कि सन 1931 में यानी 1931 को जातिगत पहली बार भारत के अंदर जनगणना कराई गई थी। उसमें जो कराई गई जनगणना थी उसके आधार पर ही हमने सन 2011 में जनगणना कराई सेकंड टाइम जाति के आधार पर। तो यानी कि जाति के आधार पर हमने ये भी बताया आपको कि जाति के आधार पर हमने जनगणना क्यों कराई और उसके हमने आपको सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष भी बताए थे। जैसे कि आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक से उसको अलग रखा गया, ये उसके सकारात्मक पक्ष से, और उसको चुनौतियों को सामने रखकर ही हमने उसके हर आयाम पर चर्चा करते हुए उसको उससे डिफरेंट किया था। इसी तरीके से उसके कुछ हमने नकारात्मक पक्ष भी आपको पढ़ाए हैं। नकारात्मक पक्ष जैसे कि जाति संघर्ष, उसका जातियों का राजनीतिकरण, यानी कि वो एकता अखंडता पर प्रहार, उस तरीके से सारे हमने उसके आयाम आपको पढ़ाए थे। यानी कि आपके दो बिंदु हो गए थे उसके सकारात्मक बिंदु यह थे कि जातिगत आरक्षण कराने से सरकार के पास जो आरक्षण का नियमन होता है उसको सुनिश्चित करने का बेहतर आंकड़े आगे। उसके बाद दूसरा यह लाभ था कि सरकार जो अपनी स्कीमें यानी कि नीतियां बनाती है तो वो सही से बेनिफिशियरी के पास पर ट्रांसफ़र हो पाए, सही से उनको उसका लाभ मिल पाए। तो जातिगत आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो SC ST आरक्षण है वो जातिगत आधार पर भी है, आर्थिक आधार पर भी है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों है। जबकि हमारे यहाँ OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास मंडल कमीशन के द्वारा है वो शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण है। जबकि SC ST में क्रीम लेयर की अवधारणा यहाँ लागू नहीं होती, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो OBC के अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण दिया जाता है उसमें क्रीम लेयर की अवधारणा भी इंक्लूड है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि क्रीम लेयर की अवधारणा का सीधा सा स्पष्ट संबंध सभी समझ गए होंगे। मैंने पॉलिटी में भी लास्ट टाइम, जिसने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है, मैंने पॉलिटी में उस समय उस पर विस्तार से चर्चा की थी कि यानी कि क्रीम लेयर क्या है, इसका किस कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्रीम लेयर का मतलब क्रीम यानी कि समाज की जो क्रीम है वो कहीं ये ना हो कि वो गरीबों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसको वो ना ले जाए। इसलिए उसको रोकने के लिए यह देखा गया कि जो व्यक्ति सक्षम है यानी कि जो समाज की क्रीम है उसको आरक्षण का लाभ ना मिल पाए, क्योंकि वो अपना समाज पूरा कल्याण करने के लिए सक्षम है तो उसको हमारी बूस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी स्तर पर मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाए थे। तो आज मैं आपको यह पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो एक बात और भी मान सुन लो कि वहाँ कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि ये शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर यहाँ आरक्षण क्यों रखा गया और यहाँ सामाजिक यानी कि सोशल और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए यहाँ आरक्षण क्यों रखा गया। तो SC ST में जो आरक्षण है, SC ST में जो आरक्षण है और OBC में जो आरक्षण है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ क्रीम लेयर है, यहाँ क्रीम लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ लागू करने की उसकी आवाज़ उठाई जाती है समय समय पर। और वो बात कहीं ना कहीं सही भी है कि यहाँ पर भी क्रीम लेयर के साथ साथ यहाँ पर भी क्रीम लेयर की अवधारणा आनी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लेकर उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो अपना कल्याण करने के लिए सक्षम है और उनको इससे बाहर आरक्षण से निकाला जाए ताकि अन्य लोगों को भी, जो पिछड़े दलित शोषित वर्ग हैं,
उनको इस आरक्षण का लाभ मिल पाए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी 70-75 साल के बाद भी बहुत से समाज ऐसे हैं जिनको एक बार भी उस आरक्षण का सरकारी नौकरियों में लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए उन लोगों को ही आगे आना चाहिए जो इसका लाभ लेकर सक्षम हुए हैं, और अपने समाज की बेहतरी के लिए उनको आगे आकर इस बात के लिए प्रमोट करना चाहिए कि अब हमको ये आरक्षण ना मिलकर हमारे गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित वर्ग को यह मिलना चाहिए। तो दूसरा, अब देखो यहाँ आर्थिक आधार पर है, वहाँ आर्थिक आधार इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि अगर आर्थिक केवल एक आधार हो जाए, यहाँ जैसे सोसाइटी में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आपको ये समझाऊं कि यहाँ सोशल आधार क्यों बनाया गया। मेनली सोशल आधार इसलिए यहाँ बनाया गया क्योंकि जब तुम देखते हो, हमने पढ़ा है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्रम था। तो उसमें जो उन्होंने देखा हमने कि उनका तो जो शोषण होता था आर्थिक रूप से, जो उनकी स्थिति थी वो तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका सामाजिक रूप से भी शोषण होता था। तो इसलिए सोशली जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसी के साथ साथ उनका आरक्षण भी सामाजिक आधार पर रखा गया, क्योंकि आर्थिक रूप से तो वो पिछड़े थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सामाजिक रूप से भी नीची नज़रों से देखे जाते थे। तो सामाजिक रूप से भी हमारा ये वर्ग पिछड़ा हुआ था। इसलिए सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि यहाँ शैक्षणिक इतना बेहतर तरीके से ना होकर के यहाँ सोशल बेहतर तरीके से लागू किया जाए, और सोशल, जब हम सोशल आधार पे हम यहाँ सामाजिक आधार भी एक आरक्षण का मुद्दा बना देंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका जो शोषण होता है वो सामाजिक आधार पर भी होता है। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी समय समय पर कि कहीं किसी भी जिले के अंदर एक जो IAS ऑफिसर थे वो SC थे, और जो उनके चपरासी थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। तो कई बार घटनाएं MP से, एक ऐसी घटनाएं कुछ आती रही हैं, MP से क्या पूरे इंडिया के लेवल पर ही घटनाएं कई बार आती रही हैं। MP से एक खबर रिसेंटली आई थी कि उसमें क्या था, जो ब्राह्मण जो वहाँ पे चपरासी थे उनके, वो क्या काम करते थे, जो गिलास रखते थे पानी पीने का, तो उसको वो पानी पीने के बाद जैसे ही वो उनको पानी देने जाते थे तो उनको वो गिलास धुलकर और अपना गिलास अलग रखते थे। तो यानी कि उससे यह बात प्रतीत होती है कि देखो, ये आर्थिक रूप से तो IAS ऑफिसर है तो इससे तो सक्षम ही होगा, लेकिन सामाजिक रूप से देखो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। यानी कि उन्होंने अपना पानी पीने का गिलास दूसरा रखा हुआ था, जो ब्राह्मण जी थे, और जो मतलब कि SC कास्ट से वहाँ के IAS ऑफिसर थे, उनका गिलास अलग से था। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन वो गिलास में उसने पानी पी लिया IAS ऑफिसर साहब ने, तो वो गिलास ब्राह्मण जी ने उसी दिन तोड़ दिया और उसी दिन न्यू गिलास लेकर आ गए। इसका मतलब यह है कि यहाँ सामाजिक रूप से आज भी पिछड़ेपन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ सामाजिक आधार भी रखा है। कई बार सोसाइटी में प्रश्न आ जाता है कि SC, दलित, SC, ST के लिए सामाजिक आधार को महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है। तो यानी कि पीछे का अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप मेंटेन, यानी कि इस प्रश्न को आप अपने आप ठीक से कर पाओगे और उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर पाओगे, यानी कि उसके लिए आपको इतिहास पता होना जरूरी है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भारत में तुमने देखा है कि जाति व्यवस्था, हिंदू समाज के अंदर तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर ली है। वहीं तुम्हें दिखाई पड़ता है कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज के अंदर उस तरीके का जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता, लेकिन इन पर भी जातिगत भिन्नता जो है, इनके अंदर जो जातिगत भिन्नता है मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, उसको आज हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। तो यानी कि हेडिंग डालिए, मुस्लिम समाज में जातिगत भिन्नता है, या मुस्लिम समाज में जातिगत भिन्नता, या मुस्लिम समाज, भारतीय मुस्लिम समाज एवं ईसाइयों में जाति व्यवस्था। भारत में मुस्लिम समाज एवं ईसाइयों में जाति व्यवस्था। डालो हेडिंग, ऐसे डालो हेडिंग, भारतीय मुस्लिम एवं ईसाइयों में जाति व्यवस्था। ईसाइयों में जाति व्यवस्था। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे
मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था किस तरीके से है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईसाइयों में किस स्तर पर जाति व्यवस्था है। तो मैं एक आपके यहाँ पूरा सिनॉप्सिस बनाऊंगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जो हम पीछे जजमानी व्यवस्था लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे, यानी कि ये लेक्चर जो डाला है रिसेंटली, इससे पहले वाले सेकंड लेक्चर में हमने जो जजमानी व्यवस्था पढ़ी थी, उस जैसी ही व्यवस्था यहाँ एक तुम्हें दिखाई पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, हिंदू समाज के अंदर जजमानी व्यवस्था और मुस्लिम समाज के अंदर जजमानी व्यवस्था जैसी एक व्यवस्था थी, उस पर दोनों पर कई बार तुलना करने के लिए पूछ लेता है। तो जो तुलना करने के लिए पूछता है, उसमें आपको यह देखना होगा कि वो किस स्तर पर तो उसके समान है और किस स्तर पर उससे भिन्न है। यानी कि हिंदू में जो जजमानी व्यवस्था है और जो मुस्लिम में जजमानी व्यवस्था जैसी दूसरी व्यवस्था है, उसमें और उस व्यवस्था में क्या डिफरेंट है और क्या किस स्तर पर उसके आयामों में अंतर दिखाई पड़ता है समाज के अंदर। तो वो सब प्रश्न आते हैं यहाँ से, आज वही आपको यहाँ पढ़ने होंगे। ठीक है, मैं अब आपको हेडिंग डालता हूँ। तो देखो, ये हमने आपको बनाया चार्ट, इसको ठीक से समझिएगा। इसमें आपको यह देखना होगा कि किस तरीके से क्या अंतर संबंध है। तो हमने दो शब्द लिखे हैं यहाँ, एक तो क्या लिखा है, प्रसंस्कृतिकरण, दूसरा शब्द कौन सा लिखा है हमने यहाँ, धर्मांतरण। यानी कि प्रसंस्कृतिकरण और धर्मांतरण, इन दोनों में देखो यहाँ मैंने लिखा है भारतीय मुस्लिम एवं ईसाइयों में जातिगत व्यवस्था। तो प्रसंस्कृतिकरण और धर्मांतरण हमने दो शब्द लिखे हैं यहाँ, पहले इनका मतलब समझ लेना हमको आवश्यक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, प्रसंस्कृतिकरण एक तरीके से दो कल्चरल का आपस में सम्मिलन होता है। यानी कि दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो वो कुछ अपनी कल्चर के कुछ बिंदु उसमें छोड़ देती हैं और वो कल्चर के कुछ बिंदु उसमें छोड़ देती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कल्चर जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो वो उस संस्कृति के कुछ बिंदु अपने यहाँ मूल्य वैल्यू अपने यहाँ समाहित करती है और कुछ दूसरी उसके बिंदुओं या वैल्यू या उसके विचार तत्वों को अपने अंदर सम्मिलित कर लेती है। तो इसी को बोला जाता है प्रसंस्कृतिकरण। वहीं तुमने देखा होगा, जैसे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है प्रसंस्करण। यानी कि प्रसंस्करण का मतलब यह होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा फूड जो होता है, फूड प्रसंस्करण यूनिट लगाई जाती है। यानी कि सभी मटेरियल को लाओ और वहाँ पर उसको प्रसंस्कृत करो और प्रसंस्करण करके उसकी नया फूड बनाओ, यानी मिक्स करके दूसरे बीज बनाओ। इसी तरीके से सीड्स के लेवल पे बीज बनाए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारी इसका जो वो है कि एक तरीके से सम्मिश्रण, कुछ उससे लिया कुछ उससे लिया कुछ उससे लिया और सम्मिश्रण हो गया। तो वहीं देखो, धर्मांतरण। धर्मांतरण का मतलब होता है जो अपना धर्म चेंज करके किसी अन्य धर्म में चला जाए। तो यानी कि उसके पीछे फैक्टर बहुत होते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अपना धर्मांतरण क्यों करता है। उसमें आपको आगे टॉपिक आएगा कि समाज के अंदर धर्मांतरण करने की प्रक्रिया समय के साथ बढ़ती जा रही है, मूल्यांकन कीजिए। वो प्रश्न आएगा, वो आगे टॉपिक भी आएगा, मैं वहीं पढ़ाऊंगा। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि भारत में जातिगत व्यवस्था के स्तर पर मुसलमानों की स्थिति क्या है। तो एक बार एक करके पढ़ते जाएंगे। तो देखो, भारत के अंदर दो स्तरों पर देखा जाता है, यानी कि मुस्लिम दो स्तरों पर विभाजित हैं। इस तरीके से देखो, एक अशरफ और एक गैर अशरफ। यानी कि मुसलमान अशरफ और गैर अशरफ दो स्तरों पर हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखो, जैसे जाति के आधार पर, यानी कि जैसे अशरफ व्यक्ति या जातियां वो कहलाती हैं जो शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये चार जातियां मुस्लिम समाज के अंदर अशरफ जाति कहलाती हैं। यानी कि इनका संबंध आपस में, जैसे शेख और सैयद वो अंतर्विवाही संबंध आपस में बना लेते हैं, मुगल और पठान ये आपस में अंतर संबंध, विवाही संबंध बना लेते हैं। उसी तरीके से ये बेसिकली किसी वंश को अपने साथ जोड़कर चलते हैं। तो यानी कि जो अशरफ होते हैं वो किसी वंश परंपरा से जुड़े हुए, यानी कि अपने नाम के साथ अपने वंश का नाम जोड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो गैर अशरफ होते हैं यह वे मुसलमान हैं, यानी कि जो धर्मांतरित लोग हैं, जिन्होंने अपना धर्मांतरण किया है। तो यानी कि गैर अशरफ लोग कहलाए, जिनका
इस तरीके से देखो, जिनका नामकरण उनके कर्म के आधार पर होता है, जबकि इनका नामकरण इनके वंश के आधार पर होता है। तो यानी कि गैर अशरफ वो कहलाए जो धर्मांतरण के बाद बने, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो ओरिजिनल मुस्लिम ये हो गए और बाद में धर्मांतरण करके जो मुस्लिम बने हैं सेकंड टाइप के ये हो गए। ये अपने साथ किसी वंश परंपरा से जोड़ते हैं ये, लेकिन इनका नाम जो जुड़ता है, इनका नामकरण जो होता है इनके कर्म के आधार पर किया जाता है। तो हमारे यहाँ भारत में इनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनकी संख्या अगर देखा जाए तो इनकी कंपेयर में बहुत कम है। तो देखो, यानी कि गैर अशरफ बोलते हैं, गैर अशरफी भी बोल देते हैं। तो जिनका नामकरण उनके कर्म के आधार पर होता है और इनकी सामाजिक स्थिति उससे पता चलती है कि इनका यानी कि गैर अशरफ का अशरफी के साथ सामाजिक और भौतिक रूप से कितना उनकी नज़दीकी है, उस स्तर पर इनके साथ इनका अस्पृश्यता देखी जाती है। उस तरीके से जैसे हिंदू के यहाँ, हिंदू समाज में आपने देखा है कि मंदिर के रास्ते अलग होना, उस तरीके की घटनाएं यहाँ दिखाई आपको बिंदु नहीं पड़ने की। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जातिगत व्यवस्था है विद्वान थी, तो उस स्तर के आधार पर हम इसको देख सकते हैं। वहीं एक और मुस्लिम यहाँ पे जो सबसे पिछड़ी पूर्व की जातियां होती थी, बहुत पुरानी पूर्व की अस्पृश्य जातियां थी, उनको अर्जल बोलते थे। यहाँ पे अर्जल, ये अर्जल मुस्लिम वह कहलाए जो अस्पृश्य जातियां होती थी, ठीक, उनको अर्जल बोलते थे। और जो कन्वर्टेड हुए उनको गैर अशरफ बोला। जो किसी वंश परंपरा ओरिजिनल मुस्लिम थे उनको ये 4 कास्टों में डिवाइड किया, शेख, सैयद, मुगल, पठान। इनसे आप परिचित होंगे। शेख जो यूएई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है, सैयद, मुगल से भी आप परिचित है क्योंकि आपको तो इन्होंने गुलामी बनाया, पठान वगैरह पाकिस्तान में काफ़ी है। तो ये सभी कास्टें आप परिचित हो गए। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में शेख भी लगाते हैं कुछ लोग, शेख भी हैं और पठान भी हैं, सैयद भी हैं, मुगल थोड़ा बहुत एक दो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाते हैं, कुछ लगाते हैं, उस तरीके से भी अपने वंश को जोड़ते हैं परंपरा से। लेकिन यहाँ हमने देखा इस स्तर पर, तो देखो इस स्तर पे जो तुम्हें कोई एक समानता और भिन्नता दिखाई पड़ रही है, जो मैंने अभी बताया था कि हिंदुओं की जजमानी व्यवस्था से, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र देकर चारों वर्णों के बीच जो जजमानी व्यवस्था चलती थी, उस तरीके से यहाँ भी अशरफ गैर अशरफी के बीच उसकी तुलना करा सकते हैं। तो उसकी तुलना कराने का मतलब ये हो गया कि आपको ये देखो यहाँ इसके साथ कैसी संबंधता, अंतर संबंधता दिखाई दे रही, क्योंकि वहां भी क्या था, कर्म के आधार पर ही उनका नाम वगैरह जजमानी व्यवस्था के अंदर जैसे कमीन जातियां होती थी, तो कर्म के आधार पर जो कुम्हार है वो कुम्हार, जो नाई है वो नाई, जो धोबी है तो वो धोबी, उनका सबका संगठन बनता था, वो कमीन जाति कहलाई, और जिसको सेवा देती थी वो जजमान कहलाई। तो इसी तरीके से यहाँ इनका भी जजमानी जैसा व्यवस्था, जजमानी जैसी व्यवस्था जैसा ही संबंध था। इस बात को तो मानोगे, क्योंकि ये उनको सेवा देते थे, ये उनको सेवा देते थे, इनको मतलब। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ भी अशरफी और गैर अशरफी दो जातिगत बड़े तबके हैं, और एक अर्जन जो आपको बताया वो भी है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मुसलमानों में भी जातिगत स्तर पर ऊंच नीच का भाव दिखाई पड़ता है। अब देखो यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर यह बात दिखाई नहीं पड़ती कि जैसा हमारे यहाँ छुआछूत उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ हम आपको यह बताएंगे कि इस प्रक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है, यानी कि इस प्रक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम एवं ईसाई संस्कृति दोनों में जातिगत स्तर पर, यानी कि दोनों में जातिगत स्तर पर एक मूल्य एवं विचारधारा के स्तर पर देखा जाए तो इस बिंदु पर एक सहमति बन जाती है, यानी कि एक ही मूल्य और एक ही विचारधारा के आधार पर एक स्वीकृति बन जाती है, यानी कि उन्होंने एक स्वीकृति बना ली है। तो आपको यह दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसका मंदिर अलग होगा या उसकी मस्जिद अलग होगी, उस तरीके का यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। व्यक्ति कोई भी हो, मस्जिद में सभी की एंट्री होती है। हमारे यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता था। तो इसी स्तर पर हमने मुसलमानों की अपने यहाँ जातिगत व्यवस्था के स्तर देखे हैं। उसी आधार पर हम अब ईसाइयों के बारे में भी आपको दिखाएंगे कि भारत में क्रिश्चियन किस आधार पर जातिगत स्तर पर उनमें अंतर किया जा सकता है।
इसको रब करते हैं। वास्तविक मुसलमान तो वो ही कहलाते हैं यानी कि जो किसी वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, जैसे ये अपने नाम के सामने किसी वंश परंपरा से जोड़ते हैं, जैसे शेख, सैयद, मुगल और गैर अशरफी वो व्यक्ति जो बाद में मुस्लिम बने हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर जाति व्यवस्था के आधार पर स्तरों को भिन्नता के आधार पर समझा जा सकता है। उसी तरीके से अब हम आपको क्रिश्चियनी जाति व्यवस्था भारत के अंदर समझाएंगे। इसको कर देते हैं। तो देखने में तो आपको स्पष्ट रूप से मुस्लिम समाज में दिखाई नहीं देगी उस तरीके से जाति व्यवस्था। देखो इसी तरीके से भारत के अंदर, केरल के अंदर देखा गया क्रिश्चियनों की जाति व्यवस्था में प्रसंस्कृतिकरण एवं धर्मांतरण के स्तर पर वहां भी जातिगत स्तर पर विभिन्नता की जाती है। जैसे केरल के अंदर एक अध्ययन के द्वारा यह चीजें सामने आई और देखो केरल में 3 स्तर पर जातिगत भिन्नता दिखाई पड़ती है, यानी कि नंबर 1 सीरियन ईसाई, नंबर 2 लैटिन ईसाई, नंबर 4 पुथु क्रिश्चियन पुथु क्रिश्चियन। तो देखो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो स्वयं को जम्बूधारी ब्राह्मण के वंशज कहलाते थे, यानी कि एक तरीके से ब्राह्मण थे, तो ये जम्बूधारी के वंशज कहलाते थे, अपने आप को जम्बूधारी ब्राह्मण के वंशज कहते हैं, उस वंश परंपरा से आते हैं। अब ये देखो लैटिन ईसाई, ये ओबीसी का टाइटल है, इसको ये ध्यान रखना, इसको ओबीसी का, और ये एस्पर्स जातियां हैं वहां की। अस्पृश्यता जातियां, अस्पृश्यता से तो देखो इनमें भी कहीं ना कहीं जाति के स्तर पर आपको भिन्नता दिखाई पड़ रही है ईसाइयत के स्तर पर। तो ईसाई धर्म में भी जब देखो, यानी कि इनके खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन में बहुत अधिक भिन्नता थी, और वहीं इनके बीच जो अस्पृश्यता थी वह भी दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु के अकाट गांव में एक अध्ययन में देखा गया कि जो उच्च जातियां थी वहाँ की, यानी कि ये जातियां सीरियन, तो उनके यहाँ ये क्रिश्चियन जाति उनके चेरी यानी कि उनके निवास स्थान पर नहीं जाती थी, ना ये जाते थे और ना ये जाती थी। ये तो चली जाती लेकिन ये नहीं जाती थी, और ये नहीं जाती थी, तो इसको राइट ही नहीं बनता था कि वो उसके यहाँ निवास स्थान यानी चेरी पर चली जाए। चेरी में, चेरी बोलते हैं नया निवास स्थान। अकाट में ये स्टडी का अध्ययन कराया गया। तो जब ये स्टडी हुई वहाँ और ये बिंदु निकल के आए कि क्रिश्चियन में भी इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो उस आधार पर हम अपने समाज के अंदर यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर सभी स्तरों पर तुमने देखा जातिगत व्यवस्था विद्यमान है। कमोबेश जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म में सबसे अधिक और उससे कम मुस्लिम और क्रिश्चियन के यहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन उस तरीके की यहाँ जाति व्यवस्था अस्पृश्य स्तर पर दिखाई नहीं पड़ती जिस तरीके से हिंदू समाज के अंदर दिखाई पड़ती थी। तो इसीलिए इस स्तर पर देखो यहाँ ये समानता के बिंदु थे कि कोई भी व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति होता था, ये प्रचलन था यहाँ कि अगर कोई सीरियन ईसाई गरीब भी है तो उसके यहाँ लैटिन ईसाई अपनी कन्या की शादी कर देता था, चाहे ये आर्थिक रूप से कितना ही गरीब हो। तो इसका मतलब स्पष्ट है
कि यानी कि सामाजिक रूप से इसके पास बढ़त थी। अगर इसके पास रिस्पेक्ट थी तो यानी कि उसको आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी लैटिन ईसाई अगर यहाँ अपनी कन्या की शादी कर रहा है तो इसका मतलब सामाजिक सम्मान इसका इससे अधिक था। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ईसाइयत और मुस्लिम में भी जातिगत स्तरों पर भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो यानी कि भारत के अंदर एक इतनी डाइवर्सिटी है कि कोई भी समाज का कोई भी धर्म इसमें जातिगत स्तर पर भिन्नता करने से अछूता नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ जातिगत स्तरों पर भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। इस पर कुछ प्रश्न भी बनेंगे, मैं आपको प्रश्न बोल रहा हूँ और आप प्रश्न लिखते जाइए, या मैं प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ आप उसको लिखते जाइएगा। इसको रफ कर रहा हूँ। पहला प्रश्न लिखिएगा इस पर। प्रश्न नंबर एक, जाति एक साथ मजबूत और कमजोर होती जा रही है। देखो क्या लिखा, जाति एक साथ मजबूत और कमजोर होती जा रही है। जाति में हो रहे परिवर्तन एवं जाति में हो रहे परिवर्तन, लिखो जाति में हो रहे परिवर्तन, जाति में हो रहे परिवर्तन के संबंध में चर्चा कीजिए। एक प्रश्न हो गया, इसका आप आंसर लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न अगर आप लिखना चाहो तो दूसरा प्रश्न भी लिख लीजिएगा। लिखो भारत में मुस्लिम एवं हिंदू धर्म के बीच, भारत में मुस्लिम एवं हिंदू धर्म के बीच जजमानी व्यवस्था को लेकर किस आधार पर भिन्नताएं और किस आधार पर समानताएं जातिगत स्तर पर दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। व्याख्या कीजिए, इसमें लिखना है व्याख्या कीजिए। दोनों के आंसर लिखने आपको 150 शब्दों में इनके आंसर लिखना। बाकी 2 प्रश्न मैंने आपको पहले बोले हुए हैं और 2 प्रश्न आज हो गए, यानी कि 4 प्रश्न हो गए। और चारों प्रश्न जिसने लिखे बहुत अच्छी बात है, जिसने लिखने का प्रयास किया उसमें कुछ लिख पाया वो भी बहुत अच्छी बात है, जिसने लिखने का प्रयास ही नहीं किया वो थोड़ी सोचने योग्य बात है। तो बात यह है कि ये 4 प्रश्न हो गए। एक वीडियो अब में 4 लेक्चर मेरे हो चुके हैं सोसाइटी के, और काफ़ी टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिया आपको 4-5 टॉपिक। तो यानी कि अब मैं पहले एक लेक्चर इन सब की फॉर्मेटिंग का बनाऊंगा, चारों के चारों क्वेश्चनों को। आप बोलोगे तो पूरे क्वेश्चन लिखने हैं तो मैं आपको क्लास में ही चारों क्वेश्चन पूर्ण रूप से लिखवाऊंगा भी। या अगर आप बोलोगे कि फॉर्मेट बनवा दो, हम खुद से लिख लेंगे स्वयं, तो मैं इसके फॉर्मेट भी बना के पूरी क्लास तुम्हें एक प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू बहुत बहुत। इसीलिए मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा सोसाइटी के नए टॉपिक के साथ, यानी कि परिवार वगैरह, इसमें हम अब आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।